नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा सोनी। आयुर्वेद प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य की पुरातन भारतीय पद्धति है। प्रारंभ से भारत में आयुर्वेद की शिक्षा मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ऋषियों द्वारा दी जाती रही है। लगभग 5000 साल पहले इस ज्ञान को ग्रंथों का रूप दिया गया। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय आयुर्वेद के पुरातन ग्रंथ है। इन ग्रंथों में सृष्टि में व्याप्त पंच महाभूतों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों के मनुष्यों के ऊपर होने वाले प्रभावों और स्वस्थ जीवन के लिए उनको संतुलित रखने की महत्ता को बताया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आयुर्वेद की और ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नेहा राजे भी हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर मालविका सिंह हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों ही हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मालविका, आपसे ही पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम बदलता है, हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। हाल ही की अगर हम बात करें तो एक और बारिश हो रही है तो दूसरी ओर उमस से हम परेशान हैं और यही वो मौसम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं और इसका असर हमारे ऊपर होता है। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हम बीमार पड़ते हैं। दूसरी ओर डर और खौफ हमारे अंदर होता है कि आखिर हमें हो क्या रहा है। कैसे इस मौसम में अपने आप को हम मेंटेन रख सकते हैं, बैलेंस हमारा बॉडी रहे और हम बीमार भी ना हो। जी बिल्कुल, जैसा कि नेहा आपने बोला कि अभी मानसून की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बरसात आने वाली है, तो ऐसे में हर किसी के घर में चिंता बढ़ जाती है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी कोरोना की भी कंडीशन चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में जरा सी भी अगर कोई बीमारी हो रही है, जरा सा भी सर्दी जुकाम हो रहा है, तो हम लोगों को किसी और चीज के बारे में सोचने में नहीं आ रहा है, सीधे हम इस बारे में सोचते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को न सिर्फ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हमें मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान बहुत रखना जरूरी है। हमें किसी भी तरीके का डिप्रेशन ना हो या किसी भी तरीके की एंजाइटी ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें स्वस्थ रहने की, तो सबसे पहले अगर हम स्वस्थ रहने में बात करते हैं तो खान पीन का सबसे बड़ा महत्व सामने आता है। और जैसा कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि बहुत सारी चीजों का परहेज करें, वात, पित्त और कफ, इनके बारे में बात की जाती है। तो इन चीजों को देखते हुए हमें ऐसे भोजनों का इस्तेमाल करना या ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना जरूरी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो सबसे पहले तो अगर हमें अपने स्वास्थ्य को इन बीमारियों से, लाइक मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम, बरसात में कई बार हम लोगों को देखने में आया है कि डायरिया होता है, फूड पॉइजनिंग होती है बाहर का कुछ भी खाना, खराब खाना खाने से या गंदा पानी पीने की वजह से। उसके साथ में कई बार लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां भी देखी जाती हैं, जैसे कि हम लोग जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस, ये हमें बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा देखने में आती हैं। इसके साथ हम क्योंकि हम लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, स्वेटिंग कम होने की वजह से, पसीना कम निकलने की वजह से हम लोग पानी पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं हम डिहाइड्रेशन की तरफ भी अपने बॉडी को लेकर के जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इस खान पान का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके लिए एक बैलेंस डाइट हम बना करके चलें, नियमित रूप से हम अपना खाना रखें जिसमें हमारे नाश्ता इंक्लूडेड हो, हमारा लंच इंक्लूडेड हो, डिनर इंक्लूडेड हो। उसके साथ साथ अगर हम शाम की और सुबह की चाय मिलाकर कम से कम 5 से 6 मील का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने शरीर को काफी स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ साथ कौन से भोजन है, कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमने अपने खाने में सम्मिलित करें, तो बेसिकली अगर हम देखें तो मानसून में जो हमारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, तो उनमें इम्यूनिटी का मेन फोकस देखा जाता है कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से हम इन बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें ध्यान रखना होगा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग प्रोटीन्स अगर हमारे खाने में मात्रा बढ़ा करके लें। इसके साथ विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, जिंक है, इनकी मात्रा अगर हम खाने में इंक्लूड करें तो हम काफी हद तक अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारी, जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स होता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी और जो भी बॉडी में टीयर हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए वो काम करता है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोटीन के सोर्सेस है, जैसे दालें हैं, अच्छी मात्रा
मात्रा में दालें लें, सारी छिलके वाली दालें लें, सब प्रकार की दालें लें। ऐसा ना समझे कि किसी एक पर्टिकुलर दाल को खाने से ही हमें प्रोटीन की मात्रा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जितनी भी दालें हैं, चाहे वो मूंग की छिलके वाली दाल हो, धुली दाल हो, तुअर दाल हो, मसूर दाल हो, इन सब दालों का इस्तेमाल हमें रेगुलर बेसिस पे अपने घर में करना चाहिए। चीज़ें बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी दालें ना हो, थोड़ा सा थिक दाल हो। और अगर दाल खाने पे कई बार मौसम के हिसाब से हमने देखा है कि एसिडिटी भी करते, कई पेशेंट्स को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, पेट फूलना, उनको एसिडिटी का होना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि दाल खाने की वजह से हमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि दालों से किसी भी तरीके की इस तरीके की परेशानी नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम हींग का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, खड़े मसाले जैसे जीरा है उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो उससे हम काफ़ी हद तक रिलीफ ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ में अगर हम बात करें सोर्सेज क्या है प्रोटीन के, तो जैसे मैंने आपको कहा दालें लीजिए, उसके साथ आप नट्स ले सकते हैं, जितने भी वॉलनट है, आलमंड है, पिस्ता है, मखाने हैं, इनको आप खाने में इंक्लूड करें। इसके साथ साथ हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इनको भी इस्तेमाल करें। और अपने खाने में कोशिश करें कि विटामिन सी के सोर्सेज भी आप इंक्लूड करें, जैसे कि खट्टे फल, संतरा, नींबू, मौसमी, हरी पत्तेदार सब्जियां, आपका ये शिमला मिर्च है, लाल और पीली वाली जो शिमला मिर्च है, इसे हम खाने में इस्तेमाल करें। इनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो इन्हें हम खाने में इंक्लूड करें। फ्रूट्स हमारे इंक्लूड करें, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो इन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन्स के लिए, विटामिन डी के लिए, विटामिन ए के लिए हम नॉन वेज सोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एग है, मीट है, चिकन है, फिश है, इन्हें अगर हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट क्योंकि हम बरसात की बात करें तो कई बार क्या होता है, ये जो नॉनवेज आइटम्स हैं ये काफ़ी मसालेदार और बहुत ही तली हुई चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा इनका जो कंटिन्यूटी है उसे कम रखें। जैसे हफ्ते में अगर आप एक बार लेना चाहें तो ले लें, रात को लेने की बजाय आप दिन के टाइम लें, ताकि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आपकी होती रहे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें विटामिन डी के लिए, जो कि हमारी हड्डियों के लिए भी, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो सबसे अच्छा सोर्स है धूप। लेकिन क्योंकि बरसात में बहुत कम हम देखते हैं कि धूप नहीं मिल पा रही है, और आजकल रूटीन भी ऐसा हो गया है, मकान भी ऐसे हो गए जहाँ पे हमें धूप बहुत कम मिल पा रही है, तो हम कहीं ना कहीं उसे खाने के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे खाने में जितने भी नट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप कैरोटीनॉइड्स का भी इस्तेमाल करें, जिसमें गाजर वगैरह हो गई, जितनी पीली सब्जियां हैं, जैसे कद्दू है, अखरोट है, इसके बाद आप ब्रोकली है, फूल गोभी है, इसके साथ आप नारियल पानी है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ ले सकते हैं। और क्योंकि हम बरसात के बारे में बात करें, और बरसात में कई बार हमने देखा है कि लूज मोशन भी हमें होते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो ऐसे में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल भी अगर हम खाने में करें, जैसे दही, छाछ, या फिर कच्चा केला, लहसुन है, अदरक है, इनका इस्तेमाल अगर हम खाने में करते हैं तो हमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों ही के कॉम्बिनेशंस बड़े आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मालविका, आगे भी हम आपसे बात करेंगे, और डॉक्टर नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर नेहा, कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर हमारा वात, पित्त, कफ तीनों पर अगर हमारा नियंत्रण हो, अगर तीनों हमारे बॉडी में सही तरीके से बैलेंस्ड हो, तो हम बीमार बहुत कम पड़ते हैं। कितनी सत्य ये बात है, और किस तरीके से हम इन तीनों को, वात, पित्त और कफ को बैलेंस रख सकते हैं ताकि हम बीमार ना हो, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदलते हैं बीमारी हमारे ऊपर उतनी ज्यादा हावी होती जाती है। बॉडी का एक पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो हमारा डिपेंड करता है, वो हमारे बॉडी के बेसिकली 3 डोज ही होते हैं, जो कि वात, पित्त और कफ है। हर एक बॉडी की एज, उसके काल और देश और ऋतु के हिसाब से हर एक दोष का एक प्रकोप और संचय काल हमारे आयुर्वेद में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। हर एक ऋतु में कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन से दोष का संचय होगा, कौन से दोष का प्रकोप होगा, ये बहुत अच्छे से मेंशन है। सो वो सारी चीजें हर एक व्यक्ति का, जैसे अपनी ऑन एक प्रकृति होती है, किसी भी व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो सिंगल दोष पर नहीं होती, जनरली द्वंद्व प्रकृति का पुरुष होता है, जैसे कि वात और पित्त, या पित्त और कफ, या कफ और वात। तो हमें पहले तो अपना लाइफ में एक बार कम से कम प्रकृति परीक्षण
कराना चाहिए किसी भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अंडर में, ताकि हम अपनी बॉडी के बारे में जान सकें कि हमारे लिए क्या सातम्य है, क्या बेस्ट है और क्या नहीं है जी। ताकि हम पथ्य पथ्य के बारे में डिस्कस कर सकें। जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, बहुत सारे नट्स हैं आप खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आपने जैसे एक बहुत सिंपल सी बात में एक उदाहरण देती हूँ, आपने सुना होगा कि नींबू पानी पीना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सुबह से गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीना चाहिए। अभी क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ नींबू पी लिया इसलिए मुझे सर्दी हो गई, या नींबू पी लिया तो मुझे छींकें आने लगती हैं, या नींबू पी लेता हूँ तो मुझे जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो यदि हम कहें कि कोई भी चीज यदि एक सातम्य है तो सभी के लिए सातम्य क्यों नहीं है? नींबू या विटामिन सी यदि एक प्रकार से सर्दी जुकाम या इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हार्मफुल कैसे हो गया? बस यही जो लॉजिक है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में दोषों की जो मान्यता है वो एकदम 100% अप्रोप्रिएट है, और हमारे खान पान का तरीका क्या होना चाहिए, ये क्या लिखा गया है या किस ऋतु में क्या खाना है, इससे कहीं ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रकृति क्या है और हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे और हमारे लिए क्या सातम्य होगा। सो पहले तो व्यक्ति को अपना एक प्रकृति परीक्षण लाइफ में एक बार जरूर कराना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि उसके अंदर कौन से दोषों का प्रकोप है, कौन से दोष की उसकी प्रकृति है। अभी सपोज कि कोई वातज प्रकृति का पुरुष है तो वातज प्रकृति के पुरुष में ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहेगी, रुक्षता रहेगी, है ना, लघुता रहेगी, स्निग्धता कम रहेगी, उसके जोड़ बजेंगे, बहुत क्रश लीन एंड थीन टाइप की पर्सनालिटी होगी, आवाज बहुत कर्कश होगी, दिखने में बहुत सुंदर नहीं होगा, बाल बहुत रफ होंगे। तो इस तरीके से जो प्रकृति परीक्षण के प्रोटोकॉल में हमारे आयुर्वेद विज्ञान में पूरा वर्णित है, तो व्यक्ति को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैं वातज प्रकृति का पुरुष हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रफेज नहीं खाना है, ऐसा अन्न नहीं खाना है जो बहुत ज्यादा रूखा हो, जैसे घृत से सिद्ध चीजें खानी है, ड्राई फ्रूट्स या जो लुब्रिकेशन क्रिएट करें ऐसी चीजें लेनी है, बॉडी में अभ्यंग का पालन करना है, कम से कम दिन में एक बार तेल का मालिश करें, बाल हैं रफ बहुत ज्यादा हैं तो बालों को कम से कम 1 या 2 बार हेयर पैक या जो भी बेस्ट कर सकता है, कुछ नहीं तो सिंपली ऑयलिंग वो करे। तो ऐसे हर एक सीजन या ऋतु के हिसाब से एक ऋतुचर्या का वर्णन है कि हमें कौन से ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दोष के साथ में। बिल्कुल। फिर वो डिपेंड करता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक बॉडी है, उसकी एक प्रकृति है, तो उसके लिए उस ऋतु के लिए क्या सातम्य होगा ये व्यक्ति विशेष के प्रकृति परीक्षण के बाद में हम देखते। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, एक बहुत कॉमन से अगर हम बीमारी कहे या एलर्जी कहे, समझ में तो हमें भी नहीं आता, लेकिन समझना आपसे चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहा तो जाता है कि हमें एलर्जी है, वो कहते हैं कुछ भी हमने देखा छींकें आने शुरू हो जाती है, जुकाम होने लगता है, अगर हमने किसी की खुशबू अगर हमारे नाक तक आ गई तो हमें छींक आने लगती है, जल्दी से हमें सर्दी पकड़ लेती है, एसी के अंदर अगर हम बैठ गए या फिर धूप में चले गए, ठंडा गर्म माहौल अचानक से अगर हमें मिल जाता है तो छींकें आने लग जाती है, वायरल हो जाता है, फिर कुछ दिन फीवर आ जाता है। क्या ये एलर्जी होती है या फिर किसी बैलेंस्ड अगर हमारे बॉडी में वात पित्त कफ नहीं होता उसकी वजह से होती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एलोपैथिक और आयुर्वेद में 2 ही मतांतर का डिफरेंस जो जन्मों से चला आ रहा है, बस वो यही बहुत सारी चीजें हमें एक प्रोपेगेंडा दिखाती हैं कि यदि हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली इट शुड बी एलर्जी, कि आपके लिए कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कुछ सडन ऑनसेट के कारण हो रही है तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, आपका जो कफ दोष है वो कहीं ना कहीं आवृत हो चुका है, या तो कफ दोष कहीं ना कहीं किसी दोष के कारण विकृत हुआ है। मतलब जैसे कई लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनका जो पित्त है वो अपने स्थान पर नहीं होता, वो टाइम पे खाना खाते हैं या भूख से ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें यूज करते हैं, तेल मसाला बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या उनके बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा एसिडिक होता है, क्षारीय नहीं होता, खाने में बहुत खट्टे पदार्थ यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों में जब कभी भी पित्त ज्यादा होता है, अधिकतर लोगों का दोष जहाँ पे पित्त अपने स्थान से भ्रमित हो जाएगा या स्थान से संशयित हो जाएगा तो वो दूसरे दोष को विकृत कर देता है। और अधिकतर जो एलर्जिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारे यहाँ कफ के आवरण के कारण होती है। मतलब बॉडी में जो कफ दोष है वो जब प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता, स्वेदन नहीं हो पाता, तो विकृत पित्त के कारण वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो जाता है, और वो कंटामिनेटेड म्यूकस के कारण
हमें राइनाइटिस मीन्स बार बार छींके आना, या आंखों में जलन होना, आंखों से आंसू निकलना, या रैसेस आ जाना, एकदम से खुजली होने लगना, या पैचेज हो जाना, जिसको हम शीत पित्त कहते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं विकृत कफ के कारण होती हैं। और यहाँ पे यदि दृष्टि देखी जाए तो कफ दोष दूषित होता है किसी दूसरे दोष के कारण। अच्छा जी, तो बिल्कुल। इस तरीके से जैसे बारिश में स्पेशली ये एक बहुत बड़ी चीज है कि बारिश में अधिकतर होता है। और बारिश में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बारिश में हमारा खान पान जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले पित्त दोष विकृत होता है, और जैसे ही बॉडी में एसिडिटी बढ़ी और पित्त के प्रकोप होने के साथ ही विकृत का जो भी हमारी बॉडी का जो म्यूकस है वो कंटामिनेटेड हुआ, और सडन ऑनसेट में व्यक्ति को रेसेज, ईचिंग या एसी से प्रॉब्लम होना, या मौसम थोड़ा बहुत ह्यूमिड हो रहा है तो बॉडी में ईचिंग होना, ये सब बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मालविका, हमने अपना डाइट देखा कि किस तरीके से हमें अपना डाइट फॉलो करना चाहिए। हमने यूथ की बात कर ली कि यूथ अब किस तरीके से अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूथ इतनी क्षमता अपनी बॉडी में रखता है कि वो अगर ज्यादा भी अगर वो खाना खा लेता है तो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन बच्चों के साथ अक्सर हम देखते दिक्कतें होती है, बुजुर्गों के साथ जो बेड पर होते हैं या फिर कुछ रोग उन्हें होते हैं, बीमारियां होती है, तो उनका डाइट फॉलो करना, और अगर वो फॉलो कर भी लेते हैं तो उससे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मौसम के हिसाब से, क्योंकि बारिश में कहते हैं कि खाना आपका डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, सूर्य भी जल्दी निकलता नहीं, कई बार जल्दी अस्त हो जाता है, तो कई तरह की बातें जो पहले के जमाने से चली आ रही है वो आज भी लोग फॉलो करते हैं और कहते भी हैं। कितने हद तक ये बातें सच है? और अगर बुजुर्ग है, अगर उन्हें कोई बीमारी है या फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, कोई रोग ग्रसित है, डायबिटीज है, बीपी उनका हाई है, कई कैंसर्स के से रोगी होते हैं, तो वो किस तरीके से अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं? क्या उन्हें रेगुलर खाना चाहिए जिससे वो बहुत हद तक बीमारियों से बच सके, और अगर बीमारी है भी तो अपने आप को मेंटेन रख सके? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज हमारे हर घर में देखते हैं कि बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और ऐसे में अगर हम बदलते मौसम के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली बीमारियां आती हैं। और बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे आपने कहा कि यूथ की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो हर चीज से कोप अप कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली प्रॉब्लम हमें वहां आती है जब हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जिन्हें हमें एक बीमारी के साथ बहुत सारी, जैसे कि एज फैक्टर है, उसके साथ में ब्लड प्रेशर का होना या डायबिटीज का होना, कैंसर का होना, इन चीजों के साथ अगर हमें उनके खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें तो बहुत हद तक जो मौसमी बीमारियां हैं या जो मौसमी प्रकोप है उनसे हम उन्हें बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जो बीमारी है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो वो शुगर उनकी कंट्रोल्ड है या नहीं है, बीपी उनका कंट्रोल्ड है या नहीं, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको कीमोथेरेपी चल रही है या नहीं चल रही है, उसके बाद उनके क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है, उनका बहुत ज्यादा हद तक ध्यान रखें। साथ ही साथ खाने में जितना भी हो सके फ्रेश चीजें लें। हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाने में रात को कुछ बचा है तो बासे को ही हम लोग थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं, या फ्रिज में रखने की हमने आदत बना ली है कि भाई आटा गूंद करके रख दो फ्रिज में, दोनों टाइम का हमारा आटा जो है वो रोटी बन जाएगी। तो इन सारी चावल बना करके हमने देखा है बहुत सारे लोग फ्रिज में रख देते हैं, उसे निकाल करके गर्म करके उसे खा लेते हैं। तो ये चीजें को थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें खाना बनाना है, इन चीजों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग ना करें, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, पर ध्यान रखें कि बारिश का मौसम है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हम सब्जियां वगैरह भी ले रहे हैं उन पे भी बैक्टीरियाज और वायरस जो है वो जमा हो सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत भाजी वगैरह जो आती है बरसात के मौसम में बहुत गंदी होती है, उसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है, कई बार हम कीड़े भी देखते हैं उसमें। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि जब भी हम पत्तेदार सब्जियां या कोई भी हरी सब्जी खा रहे हैं तो कच्ची ना खाएं, उनको या तो बहुत अच्छे से पहले धोएं, धोने के बाद में उसे स्टीम करके या फिर उसे ब्लांच करके लें। अब ब्लांच करने का मतलब कैसा है कि आप उसे अच्छे से वॉश कर लें पहले रनिंग वाटर के नीचे, उसकी मिट्टी और उसमें जितने भी वेस्ट है वो सारी चीजें आप रिमूव कर दें। उसके बाद में उसे थोड़े से गुनगुने पानी में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए उसे रख दें। रखने के कम से कम 5-1 मिनट के बाद उसे वापस से निकाल के ठंडे पानी से रिंस करें और फिर उस वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें। गोभी वगैरह भी जो है उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े हमने देखे हैं बरसात के मौसम में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे गट प्रॉब्लम को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, अगर आप डायबिटिक या फिर किसी और तरीके से परेशान
परेशान है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का छोटा छोटा ध्यान रखें। इसके साथ गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हम बुजुर्गों के साथ में देखते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उनकी एज सच नहीं हो पाती है। काफ़ी हद तक वो बेड रिडन रहते हैं, या फिर टीवी देखना, रिटायर्ड हो चुके हैं तो टीवी या फिर मोबाइल देखना, या फिर नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात करना। तो ऐसे में ध्यान रखें कि खाने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना करें, खाने में एक साथ खाना ना खाएं। तली हुई चीज़ें वगैरह, जैसे बरसात का मौसम में कई बार ऐसा मन करता है कि समोसे बना लो, कचौड़ियाँ बना लो, पकौड़े बना लो। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि आपको एज फैक्टर है, उसके साथ में आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो वैसे में अगर आप इस टाइप के फूड आइटम्स इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली वो आपके बॉडी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना लें, खाने को स्मॉल मील्स में लें। क्योंकि अगर और भूख जितनी है, जैसा मैडम ने कहा कि हम लोग ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। कई बार बुजुर्गों में भी आदत होती है कि यार दे दो, खा लो फटाक से, बस फिर कौन खाएगा। तो ये चीज़ें हमें बुजुर्गों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना है कि नहीं, आप थोड़ा थोड़ा देर करके खाओ। जैसे आप 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हो, 12 बजे 1 बजे खाना खाते हो, या आपको लगता है कि यार नहीं यार आज थोड़ा भूख नहीं है, थोड़ा डिले कर देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हर 2 से 3 घंटे पे हम लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा अगर कुछ खाएंगे तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर पेट फूलना, इनकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो उसमें हम ऑप्शंस दे सकते हैं बुजुर्गों को, जैसे आपने चना मुरमुरा दे दिया, या फिर आपने उनको नारियल पानी दे दिया, आपने छाछ दे दिया, थोड़ा सा दही में आप खीरा वगैरह मिला के रायता जैसा दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनके खाने में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो भी अदर बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या बीपी का डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बरसात में अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप अदर प्रॉब्लम्स में भी आप हेल्ड डाउन हो सकते हो। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का भी अपना ध्यान रखें। और खाने का तो जैसे आपको बताया कि सब चीज़ें इंक्लूड करें, थोड़ा थोड़ा देर पे खाएं, थोड़ी थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा करके खाएं। बिल्कुल डॉक्टर मालविका, बहुत अच्छी बात आपने कही, जिस तरीके से हमें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों को, बच्चों को और यूथ को। कई बार जिस तरीके से आपने भी बताया कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, वक्त नहीं है, और हम अपना खाना जो होते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन रख तो देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन नुकसान उसके हमें बाद में उठाने पड़ते हैं। डॉक्टर नेहा, आपका रुख करते हैं, जिस तरीके से पूरा हमने देखा 2 साल का पूरा हमारा समय बीता, कहा जा रहा था इस बीच में कि कोविड का समय चल रहा है और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद का हमें सहारा लेना होगा। काढ़ा, सभी जानते हैं, काढ़े की बात कही गई, हल्दी हुई और तुलसी हुई, ये ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा हुआ। आपने भी पिया, हमने भी पिया, सभी ने इसका फायदा उठाया। किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स है, ऐसे कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे किचन में होती है, हमारे घरों में होती है, जिसके जरिए हम स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से आज की डेट में लोगों के बीच में उपयोगिता भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम सभी एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और अभी भी जहां तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि बहुत जल्द हमें 1-2 महीने के अंदर तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे मेन तो जो एक आज की डेट में, क्योंकि बारिश है, ह्यूमिडिटी है, पहली बात तो बनती है कि हम अपनी बॉडी को सबसे पहले हाइड्रेटेड रखें। क्योंकि कुछ भी खाने या ना खाने से कहीं ज्यादा बेटर है कि हम अपनी बॉडी को सबसे पहले नमी दें। यदि बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपके ऑर्गन की गुणवत्ता काम करने के लायक रहेगी। बिल्कुल, अदरवाइज आपको एक स्पाज्म, आपको एक ब्रीथलेसनेस ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन भी कि आप पानी खूब पिए, जितना आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो भी पिए, और पूरे टाइम आप पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी साफ हो सके, यदि आपको लगता हो कि बोर का पानी है या कहीं ना कहीं मुझे बहुत हार्ड वाटर यहाँ का फील होता है, तो आप बॉयल करके भी पानी लेंगे बरसात के मौसम में, तो आप 50% रोगों से बच जाएंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम आयुर्वेद की फील्ड में बात कर रहे हैं कि किचन से रिलेटेड हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिन की शुरुआत एक सिंपल सी छोटी सी चीज से करेंगे कि हम पहले गुनगुना पानी लें। सुबह से हमें कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। यदि आपके लिए नींबू सातम है तो आप उस गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पियेंगे तो जो भी आपके गट में जो भी रात का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम आम रस कहते हैं, वो यदि कुछ भी बिना पचा हुआ खाना यदि आपकी आंत में है तो वो फ्लश करने में आपको मदद मिलेगी। उससे आपको सेकेंडरी, जैसे अभी आप सुनने में आ रहा है कि कोरोना जो पोस्ट कोविड पेशेंट है उनमें कहीं ना कहीं साल्मोनेला वायरस का इन्फेक्शन
इन्फेक्शन आ रहा है, जी। उनको 1 महीने बाद कहीं उल्टी, दस्त, आंव, पैचेस या खूनी आंव इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आपके गट में जो भी आप कोविड हुआ उसमें आपने जितना भी हैवी एंटीबायोटिक या जो भी मेडिकेशन यूज किया वो कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन में स्टिल है और वो आप फ्लश नहीं कर पाए, उसके कारण से आपको 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन बाद तक में भी आपको आंत से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो दूसरी चीज की गुनगुना पानी हम रूटीनली यूज करें, ये सबके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियली होगा। थर्ड वन की इम्यूनिटी के लिए यदि हम बात करें तो हम ब्रेकफास्ट में आज के डेट में चाहें तो हम एक अंकुरित अनाज जो कि ब्लॉन्च किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन है, यहाँ पे बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शंस और फंगस बहुत जल्दी पनपता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी, जैसा कि मैडम ने बताया कि हम वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, तो वो आइदर या तो बहुत अच्छे से साफ किया हो या बहुत सारी ऐसी चीजें कि हमने कुछ ऐसा ले रहे हैं जैसे कि चना या मूंग दाल जो कि हमने रात में भिगोया हुआ है, तो उसको हल्का सा हम ब्लॉन्च करके लें। थर्ड वन, आप कहीं ना कहीं खाने में तो जो हम हल्दी यूज करते हैं वो तो ठीक है, आप भून के हल्दी को रख सकते हैं, 1 चम्मच या आधी चम्मच हल्दी, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें आपके लिए कितनी सातम में डोज रहेगी। सो हल्दी को पानी में डाल के ले सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप बच्चों को या बड़ों को कम से कम 1 गिलास गोल्डन मिल्क, आधा कप गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी से सिद्ध किया हुआ दूध, आप चाहें तो बिना शक्कर का ले सकते हैं, चाहें तो उसमें गुड़ और सौंठ से उसको सिद्ध करके ले सकते हैं, उसमें गुड़ और सौंठ मिला सकते हैं। जिन लोगों को इस रेनी सीजन में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा जोड़ों में जैसे बादल कड़कते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसे सारे पेशेंट्स के लिए सौंठ बहुत अच्छा होता है। कम से कम 1 चम्मच सौंठ पाउडर को आप घी में सेक के ले सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, अपनी सब्जियों के साथ सेवन करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, कोविड से भी मदद मिलेगी और आपको रेनी सीजन में होने वाले जो जोड़ों के दर्द या कमर दर्द आदि का प्रॉब्लम है उसमें भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट वन हम आते हैं कि डाइजेशन, क्योंकि इस टाइम पर काफी वीक होता है, हमारी अग्नि मंद हो चुकी होती है बरसात में और ये 90% लोगों के साथ में है, तो बेटर ये होगा कि हम खाने के साथ में कार्बोनेटेड चीजें जैसे कि हम जीरे का प्रयोग करें, दाल है तो दाल को हमेशा हींग से छौंक जरूर लगाएं, उसमें जीरा का तड़का जरूर दें। साथ में डिपेंड करेगा कि आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद में तुरंत पानी ना पिए, क्योंकि आपकी अग्नि ऑलरेडी मंद है, कम से कम आधा घंटे आप रुके और फिर पानी पिए। इससे भी मीन्स जरूरी नहीं है कि आप अपनी इम्यूनिटी के लिए अलग से कोई फ्रूट्स खाएंगे या ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। हमारा जो एक संतुलित आहार है जिसको हम लेते आ रहे हैं, यदि हम उसी को शेड्यूल करें, खाने का, सोने का, जागने का, हर एक चीज का एक टाइम होगा, तो निश्चित रूप से ही आपकी बॉडी खुद ही आपको इतना प्रोटेक्ट करके चलती है कि वो आपको बीमार नहीं होने देगी, ये मेरा दावा। बशर्ते आप अपनी बॉडी की केयर वैसे ही करें जैसे कि आप एक जॉब ओरिएंटेड करते हैं कि नहीं अभी मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, सेम अपने खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें, क्या खाएंगे, क्या खत्म होगा। यदि ये सोच के खाएंगे तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी के लिए आपको अलग से बहुत कुछ दवाइयां या काढ़े की जरूरत नहीं है। दिन में कम से कम शाम के टाइम पर आप एक ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, एक लेमन टी यूज कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो आप त्रिकटू काढ़ा यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट उसमें दालचीनी मिला लें और एक काढ़ा बना लें, वो यूज कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है तो एक हल्दी वाला दूध ले लें, कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो भी सीजन में आता है वो आपके लिए खत्म है, वो आप खा सकते हैं। कुछ हल्का फुल्का स्नैक जैसे कि मखाना जो होता है वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है और पोस्ट कोविड केयर के लिए माने या लंग्स में इन्फेक्शन ना हो ऐसा माने तो इसके लिए आप रोज यदि एक मुट्ठी भर के मखाना और मुनक्का दिन में किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको कोविड से भी बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और सीजन के हिसाब से भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हम यदि रात के खाने पर आते हैं तो रात का खाना हमेशा ही मतलब सिर्फ रेनी सीजन ही क्यों, हमेशा ही यदि आप अपनी भूख से आधा खाएंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे। तो पहली चीज तो क्या भूख से आधा खाना खाएं, जितनी भूख है उससे जस्ट आधा खाएं और आधा खाना कुछ यदि आपको कुछ शौकिया कभी कुछ खाना है, कुछ मीठा खाने की इच्छा है तो ये सोच के खाएं कि मुझे ये भी खाना है तो खाने से उतना कम कर बिल्कुल। नेक्स्ट हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन का यदि उपवास आप रखते हैं, उपवास मीन्स ये नहीं कि अब आपने बढ़िया पूरी तल के खानी है, ब्रेकफास्ट आपने चिप्स तले आलू के और अब मेरा तो फास्ट है, इस तरीके से नहीं। उपवास मीन्स बेसिकली अपने आप को डिटॉक्स करने के पर्पज से, मतलब उस पूरे दिन आप सिर्फ खिचड़ी खाएं या पूरे दिन सिर्फ पेया मीन्स पतली दाल का पानी या मांड
चावल का मांड पूरे दिन यूज कर सकते हैं, या कम से कम कुछ नहीं करना है तो रात का खाना हफ्ते में 2 बार स्किप करके सिर्फ खिचड़ी या दलिया ले लें, या पतला सा एक सूप बना लें, या फिर आप मिक्स वेजिटेबल स्टॉक हफ्ते में 2 बार यूज करें। वो ना सिर्फ आपके बदन को नियंत्रित करेगा, बरसात या रेनी सीजन में होने वाली आपकी जो पित्त की जो कमी है, जो एसिड रिफ्लेक्स है, गैस है, फ्लैटुलेंस है, अपारा है या हैजा है, अपना उल्टी दस्त है, या कई बार होता है उन्होंने कहा कि पता नहीं आज अजीब सा है, पेट बहुत भारी है, ये सब चीजों से यदि आप बचना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 1 बार अपने पेट को डिटॉक्स जरूर करें। क्लीनिंग के लिए आप पानी का यूज कर सकते हैं, मांड का यूज कर सकते हैं, पेयम पतली खिचड़ी का यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं होता है तो खिचड़ी या दलिया हफ्ते में केवल 1 दिन केवल वही खाएं। ऐसा करने मात्र से ना सिर्फ आपके अग्नि सातम होगी, जबकि जो भी आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, कई बार हैवी खाने में आ जाता है, वो सब भी फ्लश डाउन होगा, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और वो आपकी दिनचर्या में दिखेगा भी आपको कि आप पहले से बहुत फिजिकली फिट फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर नेहा। डॉक्टर मालविका, आपका रुख करते हैं, जिस तरीके से मैम ने नाइट के खाने की बात की और कई बार हमने देखा है कि रात के खाने की बात को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, कुछ सत्य है कुछ असत्य है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रात का खाना कहा जाता है कि अगर आप 7 बजे तक खाना खा लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तक स्वस्थ आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली आदत बना लेते हैं कि आप 10 तक या 11 बजे तक आप खाना खाएंगे तो मोटापा बढ़ता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज के सिनेरियो को देखते हुए ये बहुत ही मतलब लोगों के लिए फायदेमंद भी रहेगा अगर इस बारे में जानकारी मिले तो। देखिए क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैडम ने भी बताया कि आयुर्वेद में भी हम लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी खाना शाम का खा लेना चाहिए। स्पेशली हमने देखा है कि खाने और सोने के बीच में अगर 2 से ढाई घंटे का हम गैप रखते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा मददगार साबित होता है। और उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ पे आजकल फिजिकल एक्टिविटी हमने देखा है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। हम जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैडम हमको वेट कम करना है या हमारा मोटापा बढ़ रहा है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप वॉक स्टार्ट करिए। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम कितने बिजी रहते हैं, ऑफिस जाना रहता है, हम वॉक कब करें? तो हम उनको यही बोलते हैं कि अगर आप रात को खाना थोड़ा सा जल्दी कर लोगे, लाइक 7 साढ़े 7 बजे तक अगर आप खाना कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 2-2.5 घंटे का टाइम मिलता है जहाँ पे आप थोड़ा वॉक वगैरह भी आप कर सकते हो। डॉक्टर मालविका, समय की हमारे पास कमी है तो यही कहना चाहेंगे कि अगर हम समय पे खाना खा लेते हैं या फिर वॉक कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक मोटापे से बच सकते हैं। डॉक्टर नेहा और डॉक्टर मालविका, आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।